क्या आप अपनी तंत्र शक्ति के बल पर सचमुच शेर बन सकते हैं? रामगोपाल की पत्नी गायत्री ने बिस्तर पर लेटे लेटे ही रामगोपाल के नंगे बदन पर हाथ फिराते हुए कहा, हाँ, मैं क्यों नहीं बन सकता शेर। मेरे तंत्र में शक्ति है, मैंने तंत्र की सिद्धि प्राप्त की है, परंतु तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। अगर ये परीक्षा लेनी है, जो मैं तुमसे कहूँगा उसे वैसा ही करना पड़ेगा। किसी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। आपने फिल्मों में देखा होगा कि इंसान जानवर बन सकता है, मंत्र, तंत्र, शक्ति, श्राप, लेकिन आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। यह भारत की एक सत्य घटना है जिसे समय के साथ दबा दिया गया, पर जंगल आज तक उसे नहीं भूल पाया। बात 1965 की है, मध्य प्रदेश के एक छोटे कस्बे सनावद की, जहां आज भी आधी रात को एक शेर की गर्जना सुनाई देती है, वो भी बिना शेर के। साहित्य से तंत्र तक मैं मध्य प्रदेश की यात्रा पर था। मेरे मित्र साहित्यकार अनिल कुमार, उनका काव्य संग्रह एक गारुण मंत्र, जिसकी समीक्षा मैंने लिखी थी। भोपाल में एक साहित्यिक गोष्ठी हुई। मैं लेखक था, वक्ता नहीं, लेकिन मंच पर फिर भी बोलना पड़ा, और न जाने कैसे तंत्र, मंत्र, योग, ज्योतिष सब कुछ भूल गया मैं। यहीं पर भाषण सुन रहे थे रीवा विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति राजा राम शास्त्री जी, जो अनिल जी के परिचित थे। गोष्ठी के बाद शास्त्री जी मेरे पास आए। क्या आप मंत्र शक्ति में विश्वास रखते हैं? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि मैंने इसे प्रत्यक्ष अनुभव किया है। तब उन्होंने पूछा, क्या कोई मंत्रों के द्वारा कोई शेर बन सकता है? होठों पर उंगली रखकर सोचने लगा मैं। फिर बोला, तंत्र में एक धूमावती विद्या है जिसके द्वारा किसी भी मनुष्य की अनुकृति बना जा सकता है। इसी प्रकार तंत्र में एक और विद्या है जो अपने आप में अत्यंत रहस्यमयी और कठिन है। वह सबके लिए सुलभ नहीं है। उसकी साधना में सिद्धि लाभ कोई बिरला ही कर सकता है। क्या नाम है उस विद्या का? कंकालिनी विद्या। इस परम गोपनीय विद्या की शक्ति से साधक किसी भी प्राणी के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर सकता है और इच्छानुसार अपने निज स्वरूप में भी आ सकता है। मैंने कहा, आपने यह प्रश्न क्यों किया? आपका तात्पर्य क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी बात सुनकर कुछ देर तक शास्त्री जी मौन रहे। फिर बोले, शर्मा जी, एक ऐसी घटना घटी थी लगभग 70-80 वर्ष पहले सनावद में। कैसी थी वह घटना? जिज्ञासु हो उठा मैं। एक व्यक्ति शेर बन गया था। आज भी सनावद के जंगली इलाके में रात के समय उसकी गर्जना सुनाई पड़ती है लोगों को। दंग रह गया मैं। बोला, क्या आप पूरी कथा सुना सकते हैं उस घटना के संबंधित? मैं तो आज सनावद लौट रहा हूँ। शास्त्री जी बोले, यदि आप सनावद चलना चाहें तो चलें, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। आप भी शेर की गर्जना सुन लेंगे और मेरे द्वारा पूरी कथा भी। मैं तुरंत तैयार हो गया। जब मैं सनावद बस से पहुंचा तो उस समय सांझ की स्याह कालिमा वातावरण में बिखर चुकी थी। चारों ओर पसरा हुआ सन्नाटा, चारों ओर घनघोर जंगलों से घिरा हुआ सनावद, कच्चे पक्के खपरेल के मकान, 25-30 दुकानों का एक छोटा बाजार। शास्त्री जी का मकान था तो छोटा, परंतु था बहुत साफ सुथरा। भोजन आदि के बाद शास्त्री जी बोले, आज आप आराम कर लें, थक गए हैं, कल विस्तार से बातें होंगी। संभव है रात में शेर की आवाज़ भी सुनाई पड़ जाए। वास्तव में बात सत्य सिद्ध हुई शास्त्री जी की। आधी रात का समय, गहरी नींद में सोया मैं एकाएक चौंक कर उठ गया। बिस्तर पर जंगल की ओर से शेर की गरजने की भयंकर आवाज़ बराबर आ रही थी। आवाज़ कुछ विचित्र लगी मुझे। शेरों की गर्जना कई बार सुनी है पहले, लेकिन जो आवाज़ उस समय सुन रहा था वह कुछ और ही थी। यदि उसकी व्याख्या की जाए तो उसमें एक प्रकार का करुण रस था। सवेरा हुआ। चाय पीते समय राजा राम शास्त्री जी ने पूछा, शेर की आवाज़ अवश्य सुनी होगी आपने? बंधु, सुनी मैंने। शेर की गर्जन में लेकिन विलक्षणता थी। अन्य शेरों के गर्जन से थोड़ी अलग लगी मुझे उसके गरजने की आवाज़। हाँ, है तो कुछ ऐसा ही है। शास्त्री जी बोले, सबसे बड़ी बात तो यह है कि शुरू से लेकर अब तक वह शेर किसी को भी दिखलाई नहीं दिया। आश्चर्य यह है कि वह मांसखोर नहीं है, कभी किसी पशु को भी हानि नहीं पहुंचाई। क्या खाता है, क्या पीता है, जंगल में कहाँ रहता है, किसी को नहीं मालूम। 100-125 वर्ष पहले बुंदेलखंड में एक बार भीषण अकाल पड़ा था। 3 वर्षों तक वर्षा नहीं था। पानी, कुएं, नाले सब सूख गए, खेतों में दरारें पड़ गईं, पशुओं के अस्थिपंजर दिखलाई देने लगे। गांव छोड़कर लोग भागने लग गए, जिनमें रामगोपाल भी था। एक दिन अपनी पत्नी गायत्री और 1 साल के मासूम बेटे श्यामू को निराधार छोड़कर वह कहीं चला गया। सनावद के किसी व्यक्ति को नहीं पता लगा। 3 साल के बाद प्रकृति का प्रकोप शांत हो चुका था। प्राकृतिक वातावरण में भी परिवर्तन आ गया था। सूखे जंगलों में हरियाली फैल गई। उजाड़ खेत अनाज उगाने लग गए। कहने का मतलब है, सनावद और उसके आसपास के इलाकों का भाग्योदय हो चुका था।
फिर भी गायत्री सुबह शाम राम गोपाल की राह देखती, अपने बेटे श्यामू को गोद में लिए दरवाजे पर खड़ी खड़ी, फिर आंसू पोंछकर भीतर चली जाती। इस प्रकार से 7 वर्ष गुजर गए। एक दिन अचानक राम गोपाल घर आ गया, लेकिन उसका हुलिया बदल गया था। सिर पर घने बाल जटा बनकर पीठ पर लटक रहे थे, दाढ़ी के बाल भी लंबे होकर पेट तक झूल रहे थे। शरीर का रंग काला पड़ गया था, पहचानना कठिन था उसे। विस्मित और चकित गायत्री से उसने कहा, मैं आसाम चला गया था, वहाँ मुझे एक तांत्रिक मिला, उसने तंत्र साधना की दीक्षा दी। मैंने पूरे 5 वर्ष कामाख्या देवी की साधना की और फिर सिद्धि प्राप्त की। इतने सालों बाद पति को सामने पाकर गायत्री की आंखें आंसुओं से भर गई थी, गला भी रुंध आया था। अब मैं तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त कर चुका हूँ, हमारे दुर्दिन दूर हो जाएंगे, तू किसी बात की चिंता मत कर, राम गोपाल ने गायत्री को आश्वस्त किया। आदमी भला चंगा घर लौट आया, यही पर्याप्त था गायत्री के लिए। गांव के शिव मंदिर में जाकर उसने पूजा की। तब तक वह बालक 9 वर्ष का हो चुका था। वह भी अपने माता पिता के साथ मंदिर गया। प्यार से हमेशा उसे अपने पास रखता था राम गोपाल। धीरे धीरे सनावद और उसके चारों तरफ के इलाकों में एक तांत्रिक के रूप में राम गोपाल की चर्चा होने लगी। सभी के मुंह से एक ही बात निकलती, पूरे 8 साल तपस्या कर आसाम से कामरूप विद्या सीख कर लौटा है राम गोपाल। जो चाहे कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। जो सुनता दंग हो जाता। भीड़ लगते देर नहीं लगी। राम गोपाल के घर के सामने लोग तांता लगाकर खड़े थे। किसी को बभूत देता, कोई कर्ज से परेशान, कोई बीमारी से, कोई पुत्री की शादी से परेशान था। सभी की परेशानियों को दूर करने का इलाज था राम गोपाल के पास। किसी को कुएं का पानी फेंक कर देता, किसी को भी वह निराश नहीं करता था। सभी प्रेम और अपनत्व से ही मिलता था सभी से। धन संपत्ति बढ़ती गई, उसका अपना पक्का मकान हो गया, गाय भैंसे हो गई, पाठशाला में बच्चा पढ़ने लगा, गायत्री के शरीर पर गहने चमकने लगे, नई साड़ी दिखाई देने लग गई। राम गोपाल ने धीरे धीरे अपनी गद्दी बना ली। लंबे चौड़े बैठक में सफेद कुर्ता धोती पहनकर, सिर पर गुलाबी पगड़ी बांधकर सुबह से शाम तक गद्दी पर बैठता। लोगों की भीड़ रहती। सनावद के दूर दराज गांव, पान, सेमल, सेंधवा, कुशी, खेतिया तक के लोग वहां आते थे राम गोपाल के पास। गायत्री का भी सम्मान होने लगा। अपने वैभव और शोहरत से प्रसन्न थी वह। तंत्र मंत्र की शक्तियों का कारण राम गोपाल का जो यश, सम्मान, संपदा मिली थी, उससे वो गौरवान्वित हो उठी थी। परंतु शर्मा जी, मैं जानता हूँ तांत्रिक शक्तियाँ अधिक समय तक किसी भी साधक के पास नहीं रहती। उन्हें किसी के बंधन में रहना स्वीकार ही नहीं होता है। राजा राम शास्त्री ने कहा, बराबर उन्हें अपने अधिकार में रखने की अपनी एक जो कला है, जो उस कला से परिचित होता है वही उसको संभाल सकता है, शक्तियों के भार को। ऐसा ही हुआ राम गोपाल के साथ। राम गोपाल के अधिकार से मुक्त होने के लिए तांत्रिक शक्तियों ने एक रास्ता निकाल लिया एक दिन। वह कैसे? मैंने प्रश्न किया। जाड़े की रात थी। दिन भर की थकान के बाद राम गोपाल पत्नी के साथ लेटा हुआ था बिस्तर पर। उसके नंगे बदन को सहलाती हुई प्रेम से गायत्री बोली, क्यों जी, सुना है लोगों का कहना है कि तुम मंत्र से शेर बन सकते हो, क्या यह बात सच है? शेर बन सकते हो तुम? पत्नी के कोमल स्पर्श से मानो नशा हो गया हो उसे। उसी नशे की हालत में राम गोपाल ने उत्तर दिया, हाँ, क्यों नहीं बन सकता मैं शेर, लेकिन शेर के रूप में मुझे देखकर तुम डर गई तब। भला मैं क्यों आपसे डरूंगी? गायत्री हंसने लगी। क्या मैं जानूंगी नहीं कि शेर के रूप में आप हैं? ठीक है, राम गोपाल कामोन्माद में बोला, 2 लोटा साफ पानी लाओ। गायत्री 2 लोटा भरकर पानी ले आई, एक बड़ा लोटा, दूसरा छोटा। बड़े लोटे का पानी राम गोपाल हाथ में लेकर कोई मंत्र पढ़ा, फिर छोटे लोटे का पानी लेकर भी उसी तरह मंत्र पढ़ा। फिर छोटे लोटे के पानी को एक तरफ रख दिया और बड़े लोटे के पानी को गायत्री को देते हुए कहा, इस लोटे का पानी जैसे ही तुम मुझ पर डालोगी मैं शेर बन जाऊंगा। छोटे लोटे का पानी मुझ पर डालोगी मैं वापस मनुष्य बन जाऊंगा, लेकिन खूब होशियार रहना, जरा सी भी भूल मत करना। फिर क्या हुआ? होगा क्या? शास्त्री जी ने कहा, जो होना था वही हुआ। गायत्री ने बड़े लोटे का पानी आधी रात की निस्तब्धता में राम गोपाल के ऊपर डाल दिया और फिर देखते देखते कमरे के भीतर एक विशालकाय भयंकर शेर अवतरित हो गया। उसने अपने अंगारे की तरह जलती हुई आंखों से गायत्री की ओर देखा, फिर अपनी जीभ लपलपाते हुए रह रहकर गुर्राने लगा, साथ ही चक्कर काटने लगा कमरे का। अपने सामने एक भयानक शेर को देखकर गायत्री थर थर कांपने लगी और चीख कर बेहोश भी हो गई। उसके साथ सर्वनाश हो गया। गायत्री की चीख सुनकर 8 साल के श्यामू की नींद टूट गई। बिछौने पर उठ बैठा, भयंकर शेर को सामने देखकर उसकी घिघी बंद गई। डर कर भागा। इसी भाग दौड़ में लोटे में रखा हुआ पानी भी जमीन पर गिरकर फैल गया। आगे की कहानी अगले भाग में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले भाग को जानने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप पाएं सबसे पहले इस कहानी को।